हाय स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के अंतर्गत जो मैंने कुछ लेसन्स आपको जूम और गूगल मीट के द्वारा भी दिया है, आज मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रहा हूं। जैसा कि इस लेसन को मैंने बता दिया है, भारतीय वैज्ञानिकों एवं तकनीकियों का भारत के विकास में योगदान। इस लेसन के अंतर्गत मैंने आपको जो समरी थी उसको मैंने समझा दिया था। और विषय बोध के लिए जो प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसके अंतर्गत मैं आपको आज बताऊंगा, जिसके अंतर्गत जो है पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के वैज्ञानिक विकास में जगदीश चंद्र बसु का क्या योगदान है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत के वैज्ञानिक विकास में जगदीश चंद्र बसु का जो विवरण है क्या है, संक्षिप्त विवरण। तो उत्तर इसका जैसा दिख रहा होगा कि महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान बांग्लादेश के मैमनसिंह नामक नगर में हुआ था। और इन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च अध्ययन के लिए ये लंदन चले गए। 1896 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डीएससी की उपाधि प्राप्त की। और सन 1894 में इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवीकरण की महत्वपूर्ण खोज का कार्य किया। यानी जो इनका खोज था वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवीकरण का जो खोज था, इन्होंने महत्वपूर्ण खोज किया था। और इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज के आधार पर मार्कोनी के साथ मिल के जो है वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया था। वायरलेस टेलीग्राफी जिसका है नाम आता है कि इसका आविष्कार भी इन्होंने किया था। इन्होंने जैव भौतिकी के अंतर्गत पशु तथा विशेष रूप से पादप शरीर विज्ञान यानी पशुओं तथा विशेष रूप से जो पादप शरीर यानी जो पौधे होते हैं, पौधों का जो शरीर विज्ञान है उसका अध्ययन किया था। और इसके अध्ययन के बाद जो है क्रेस्कोग्राफ नामक एक अति संवेदनशील यंत्र का आविष्कार किया। क्रेस्कोग्राफ नामक एक जो यंत्र है उसका निर्माण किया, इन्होंने आविष्कार किया। और श्री जगदीश चंद्र बसु ने इसका 1902 में इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। क्रेस्कोग्राफ के लिए इनको जाना जाता है। तो इनके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस आधार पे आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी पूछ सकता है जिसमें सत्येंद्रनाथ बोस हैं, शांति स्वरूप भटनागर हैं। तो इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में अगर आपको आ जाए तो कैसे लिखेंगे। श्री सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1894 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। और इन्होंने 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में एमएससी की परीक्षा की उत्तीर्ण करने के बाद कुछ दिनों तक व्याख्याता पद पर कार्य किया। विश्व नाभिकीय विज्ञान में बोस ने परमाणु कणों को 2 भागों में विभक्त करने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने जो है जो खोज किया था इन्होंने तो नाभिकीय विज्ञान में किया था। और परमाणु कणों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने सफलता प्राप्त किया था। इन्हीं कणों को बोस के नाम पर यानी जो 2 कण इन्होंने खोजे थे इनके नाम पे ही, बोस के नाम पर ही इसका नाम दिया गया था। जैसा आपको पता होगा बोसोन का नाम दिया गया था। और दूसरा जो एक का नाम बोसोन था और दूसरे का नाम फर्मी के नाम पर फोटॉन कहा गया था, फोटोन। और इन्हीं कणों के आधार पर जो है घड़ियों का समय ठीक है संयोजित किया जाता है। बोसोन और फोटोन के कणों के आधार पर ही घड़ी का जो समय है, टाइम है, वो सेट किया जाता है, संयोजित किया जाता है। और उनमें वर्ष में सिर्फ 1 सेकेंड का अंतर आने की संभावना रहती है। कहा जाता है कि उनमें जो है वर्ष में 1 साल में जैसा जो 365 दिन या 66 दिन होते हैं तो 1 सेकेंड का अंतर आने की संभावना रहती है। तो सत्येंद्रनाथ बोस जो है इनके बारे में अगर आ जाए तो आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर। तो शांति स्वरूप भटनागर के बारे में अगर लिखना हो तो इनका जन्म जो है 21 फरवरी 1894 ईस्वी को हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत में विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान की योजनाएं बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और एवं उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी इन्होंने क्या किया था, विविध क्षेत्रों में विज्ञान का विकास, अनुसंधान वगैरह की योजना वगैरह बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने व्यर्थ की वस्तुओं एवं अवशेषों यानी जो चीज़ें हम लोग
को फेंक देते हैं, जो अवशेष होते हैं कूड़े में डाल देते हैं, जैसे जूट है, जूट के चूरे हैं, सीरा है, गूदड़ है, बांस के कचरे हैं, नारियल के खोपड़े हैं एवं गन्ने के अवशेष हैं। तो इनके प्रयोग की अनेक विधियां खोजी, यानी इन्होंने जो चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं जिसका नाम अभी ने लिया, तो उनको कैसे यूज किया जा सकता है इसके लिए उन्होंने विधियाँ खोजी, और जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करने में बहुत सहायता मिली। जो नहीं हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इसकी मजबूती प्रदान करने के लिए ये जो चीज़ें इन्होंने खोज की, अवशेषों का प्रयोग कैसे किया जाए, तो काफ़ी हेल्प मिला इससे। नेक्स्ट जो नाम आता है डॉक्टर आत्माराम, आत्माराम का भी पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर आत्माराम का जन्म जो है 12 अक्टूबर 1908 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के पिलाना नामक ग्राम में हुआ था। बिजनौर जिले के पिलाना नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने 1931 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है सन 1931 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा 1936 में जो है फोटो रसायन क्रियाओं के अध्ययन पर डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई थी। यानी फोटो रसायन क्रियाओं का अध्ययन उन्होंने किया था, उसके आधार पर डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। और आत्माराम ने क्या किया था, कांच तथा सिरेमिक के क्षेत्रों में अनेक अनुसंधान किए। कांच तथा सिरेमिक के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे अनुसंधान किए थे। और इन्होंने झागदार कांच है, फेनिल कांच है, सिलेनियम है, मुक्तलाल जैसे पदार्थ हैं, इनके बनाने की विधियां विकसित की हैं। यानी सिलेनियम है, फेनिल कांच है, मुक्तलाल, तो इनको बनाने का विधियां उन्होंने बताया था। इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने अनुपयोगी अभ्रक से विद्युत रोधी ईंटों का निर्माण, यानी जो अनुपयोगी अभ्रक होता है जिसका उपयोग जो है किया जाता है, तो उससे जो है इन्होंने क्या किया था, विद्युत रोधी ईंटों का निर्माण। और गीली अभ्रक को पीसने की विधि का, गीली अभ्रक को कैसे उसको पीसने की विधि है इसका भी इन्होंने विकास कर औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो इंडस्ट्रियल है डेवलपमेंट है इसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आत्माराम ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने शोध पत्रों एवं विज्ञान की पुस्तकों को हिंदी में लिखा है। यानी शोध पत्र और विज्ञान उसको इन्होंने हिंदी में लिखा था। जैसे साइंस में ज़्यादातर आप जाएंगे तो इंग्लिश में ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में लिखा था। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 ईस्वी को पंजाब के मुल्तान जिले के रायपुर ग्राम में हुआ था। ठीक है, 9 जनवरी 1922 ईस्वी में पंजाब जिले के मुल्तान जिले के रायपुर ग्राम में हुआ था। और यानी जब इंडिया पाकिस्तान जब एक में था तो उस समय की बात है। इन्होंने 1948 में लिवरपूल विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। यानी लिवरपूल विश्वविद्यालय से इन्होंने PhD लिया था। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 में न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने का प्रयोग प्रारंभ किया। और इसी प्रयोग के दौरान उन्होंने जीन कोड के आविष्कार में सफलता प्राप्त की थी। जीन कोड का आविष्कार उन्होंने किया था जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। इसी आविष्कार के आधार पर उन्हें 1968 में विश्व विख्यात नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार भी जो है इनको मिला था, जो वर्ल्ड लेवल का जो है उपाधि है 1968 में। किसको मिला था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। तो इनके बारे में आप लोगों ने देखा है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। तो इनके बारे में भी आप लोग एक इंग्लिश में भी लेसन है आप लोगों ने पढ़ा है, तो इनके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनको जो है हमें लग रहा है बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। रमन प्रभाव के लिए इनको भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था और बहुत सारे जो इनको पुरस्कार मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको मैं दिखाऊंगा। नगर एवं जल प्रदाय योजना में डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर अयोध्यानाथ खोसला का क्या योगदान है, उदाहरण सहित विवरण दीजिए, पूछ सकता है। विश्वेश्वरैया ने भारत में नगरीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या उल्लेखनीय कार्य किए। विश्वेश्वरैया ने जो है भारत में जो नगरीय जीवन को उसको सुखमय बनाने के लिए उन्होंने क्या कार्य किए, ये दे रहा है। इसका अगर जवाब देना है, कई साल ये पूछा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
कि नगर एवं जल प्रदाय योजना जो थी डॉक्टर मुकुंडम विश्वेश्वरैया का जो योगदान है उदाहरण सहित मांग रहा है। तो इनका जन्म जो है 15 सितंबर 1861 में हुआ था। डॉक्टर मोचगुंडम का जो जन्म था, भारत की नगर व्यवस्था के युग प्रवर्तक इनको कहा जाता है और उन्होंने भारतीय परिवेश में नगरीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए अद्भुत कार्य किया है। इन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए हैं। बम्बई विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था इन्होंने। उसके बाद जो है 1884 में ये मुंबई में सहायक अभियंता नियुक्त हुए थे, असिस्टेंट जो इंजीनियर थे बने थे। और उन्होंने जल प्रदाय की समस्या को दूर करने के लिए सक्खर बांध है उसका निर्माण किया था, जो सिंध के लिए जलकल की व्यवस्था की इन्होंने। और इन्होंने बंगलौर, पूना, मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर, इंदौर, कोल्हापुर, सांगली, सूरत, नासिक, नागपुर और धारवाड़, बीजापुर, इन सब जगहों पे, इसके अलावा और भी जगह थे जहाँ पे जल प्रदाय एवं जल मल विसर्जन की उचित व्यवस्था की। इन्होंने हैदराबाद शहर को मूसा नदी की बाढ़ से बचाने के लिए, हैदराबाद में मूसा नदी है तो उसकी बाढ़ से बचाने के लिए एक अत्यधिक सफल योजना बनाई थी। इन्होंने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण करके सिंचाई के लिए पर्याप्त जल तथा उद्योग धंधों के लिए विद्युत की व्यवस्था की। पर्याप्त जल और उद्योग धंधों के लिए जो बिजली की आवश्यकता थी उसकी व्यवस्था इन्होंने की थी। इसी प्रकार भारत में नगरीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए इन्होंने भी कार्य किया है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 11 दिसंबर 1892 को पंजाब में जन्मे अयोध्यानाथ खोसला का भी नाम आता है, जिन्होंने जल संसाधनों के संरक्षण और उपयोग की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। जल संसाधन तो उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उपयोग कैसे किया जाए, इस ओर उनका ध्यान केंद्रित हुआ। और डॉक्टर खोसला का अनुमान था, इनका जो अंदाजा था कि स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात निर्मित बांधों, जलाशयों, बाढ़ सुरक्षा एवं सिंचाई कार्यों के बावजूद हम नदियों के जल का उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं, ऐसा उनके मन में आया और हमें बाढ़ या सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए डॉक्टर खोसला ने जो है आयलर और लाप्लास के समीकरण को द्रव बहाव की निरंतरता का आधार बताया। और दबाव संबंधी नियम जो है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, तापीय बहाव द्वारा इन्होंने बांधों की रूपरेखा तथा निर्माण का विश्वस्त आधार खोज निकाला। और इस प्रकार डॉक्टर खोसला ने अपने प्रतिभा के अनुरूप जल प्रदाय की प्रगति में महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया था। ठीक है, रघुनाथ खोसला का भी आप लोगों ने देखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है या कृषि प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में अगर बताना है तो कृषि प्रधान जो देश है, जैसे हमारा देश है भारत, तो इसके विकास में कृषि प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। और कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उन्नतशील बीजों का निर्माण, कृषि करने की उन्नतशील विधियाँ और सिंचाई की नई विधियों का ज्ञान आदि को सम्मिलित किया जाता है। भारत में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान हुए हैं। प्रोफेसर माहेश्वरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में पादप आवृत्ति विज्ञान तथा प्रयोगात्मक भ्रूण विज्ञान की स्थापना कर इस क्षेत्र में महान योगदान दिया है। और वर्तमान से हमारा देश कृषि प्रौद्योगिकी के कारण ही कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। जैसे कृषि प्रधान देश है और इसमें प्रोफेसर माहेश्वरी की बात आती है, जो पादप आवृत्ति विज्ञान तथा प्रयोगात्मक भ्रूण विज्ञान की स्थापना इन्होंने किया था और कृषि प्रौद्योगिकी का महत्व के बारे में बताया था। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है 3 प्रमुख व्यक्तियों के विशेष योगदान के बारे में पूछ रहा है उदाहरण जो है। तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 3 प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम आता है वो नीचे दिए जा रहे हैं। श्री पंचानन माहेश्वरी का नाम है। पंचानन माहेश्वरी जो है इन्होंने कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विख्यात है। इन्होंने परखनली में बीजों की उत्पत्ति की खोज किया था और विकसित जाति के बीजों को, जैसे नए बीज जैसे मार्केट में आते हैं, आप लोग देखते हैं कि फसलें उगाई जाती हैं, तो उसका मार्ग प्रशस्त किया था। और उसके बाद दूसरा नाम आता है डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया।
डॉक्टर विश्वेश्वरैया का नाम श्री भारतीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, और इन्होंने नगरों में जल प्रदाय एवं जल मल विसर्जन की जो समुचित व्यवस्था की थी। इन्होंने नगरों को बाढ़ से बचाने के लिए अत्यंत सफल योजनाएं बनाई, और कृषि प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र में इन्होंने अपना जो जल प्रदाय जैसी व्यवस्था है उसको इन्होंने आगे बढ़ाया था, जन्म मिला था। नेक्स्ट जो नाम है उदयनाथ खोसला का आता है। डॉक्टर खोसला का नाम जो है भारतीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इन्होंने जल संसाधनों के संरक्षण और उपयोग की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने देश में पीने के पानी, कृषि क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था तथा सूखे एवं बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए बांधों के निर्माण पर बल दिया था। तो 3 लोगों का नाम आप लोगों ने देखा, श्री पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर अयोध्यानाथ खोसला। इन्होंने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपना जो है जो महत्वपूर्ण योगदान था वो दिया था। इसके बाद जो है विकासशील देशों के वैज्ञानिक तकनीक का विकास करना क्यों आवश्यक है, यानी विकासशील देशों के लिए वैज्ञानिक जो तकनीक का विकास करें क्यों जरूरी है। तो विकसित देश अपने अनुसंधानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विकासशील देशों को संसाधन मात्र समझते हैं। जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, वो सोचते हैं कि जो विकासशील देश हैं केवल अनुसंधानात्मक उद्देश्यों के लिए एक संसाधन की तरह हैं। तो ऐसा अगर हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो वैज्ञानिकों का तकनीक का विकास करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था के कारण विकासशील देश ऐसा नहीं कर पाते हैं, वैज्ञानिक तकनीक आयात भी करनी पड़ती है, लेकिन विकासशील देश अपने देश में वैज्ञानिक तकनीक का विकास करके देश का बहुआयामी विकास कर सकते हैं। यानी अगर देश के वैज्ञानिक हमारे अगर आगे बढ़ें, विकास करें, तो हमारे देश का विकास हो सकता है। अतः देश के विकास के लिए वैज्ञानिक तकनीक का विकास आवश्यक है। वैज्ञानिक तकनीक का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको और मैं बताऊंगा, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रसंक्षित टिप्पणी बहुत ज़्यादा पूछता है टिप्पणी। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, मेघनाथ साहा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन लोगों के बारे में पूछ सकता है। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में अगर जानना है तो विज्ञान में मौलिक एवं प्रभावकारी अनुसंधान के लिए डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को पूर्वी बंगाल, वर्तमान जो बांग्लादेश के रड़ौली गांव में हुआ था। उन्होंने कच्ची धातु का विश्लेषण विषय पर शोध का कार्य किया और एडिनबरा विश्वविद्यालय लंदन से कार्बनिक रसायन में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त किया था। इन्होंने दिमागी ताकत बढ़ाने वाले तत्व फास्फेट ऑफ कैल्शियम का निर्माण किया। इन्होंने फास्फेट ऑफ कैल्शियम जो दिमागी शक्ति को बढ़ाता है, इसका इन्होंने निर्माण किया था। इन्होंने घर पर ही एक कारखाना स्थापित किया था अपने, और यही कारखाना आज बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिक वर्क्स के नाम से जाना जाता है। यानी जो कारखाने उन्होंने शुरू किया वो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिक वर्क्स के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर राय को भारतीय रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। रसायन विज्ञान का जन्मदाता भारतीय रसायन विज्ञान का डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को माना जाता है। नेक्स्ट है आपके मेघनाथ साहा। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1893 को पूर्वी बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था, और शहर के सेवरसाली नामक ग्राम में हुआ था। 1918 ईस्वी में इन्होंने विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर डीएससी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर साहा ने तापीय आयतन के सिद्धांत पर तारों में तत्वों की उपस्थिति जानने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और डॉक्टर साहा ने साइक्लोट्रॉन से रेडियो कैल्शियम और रेडियो फास्फोरस जैसे कृत्रिम रेडियोधर्मी का निर्माण किया। 1920 ईस्वी में डॉक्टर साहा ने तारकीय वर्णक्रम से संबंधित अनुसंधान किए, जैसे तारा समीकरण के नाम से जाना जाता है। तारा समीकरण इसके नाम से जाना जाता है, उसकी खोज इन्होंने की थी। इसके बाद जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम आता है। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म जो है नाम जो है नाभिकीय भौतिकी में लिया जाता है। भाभा अनुसंधान केंद्र का नाम आपने सुना है, तो बहुत आदर के साथ लिया जाता है। और ये जो है डॉक्टर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई में हुआ था, और इन्होंने भौतिक विज्ञान में प्रारंभिक कड़ों पर व्यापक कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष तथा सूर्य से आने वाले विकिरण का अध्ययन संभव हुआ है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज गेसोन नामक प्राथमिक कण की है, जिसका खोज इन्होंने किया था।
और वास्तव में डॉक्टर भाभा विश्व शांति के अग्रदूत थे। निगेसुन नामक कण इन्होंने खोजा था और विश्व शांति के अग्रदूत भी इनको माना जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि परिभाषिक शब्दावलियों की व्याख्या करने के लिए ये भी पूछता है, जैसे जैव भौतिकी पूछ देगा, क्रेस्कोग्राफी है, रमन प्रभाव है, वायरस है, फोटोन है, जीन कोड है, हरात्मक श्रेणी है, अपसारी श्रेणी है। ठीक है, तो जैसे जैव भौतिकी है तो जैव भौतिकी के विषय के अंतर्गत किसी भी जीव के अंदर होने वाली क्रियाओं का भौतिक विश्लेषण एवं इनसे संबंधित अन्य प्रभावों का अध्ययन, इसको जैव भौतिकी बोलते हैं। जैव भौतिकी जो है किसी भी जीव का जो अंदर का अध्ययन होता है, क्रियाओं का भौतिक विश्लेषण, वो कहलाता है। इसके लिए भारत के महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु का नाम आता है, जिनके द्वारा जैव भौतिकी पर महत्वपूर्ण अनुसंधान किया गया था। जैव भौतिकी के अंतर्गत उन्होंने महत्वपूर्ण अनुसंधान किया था। क्रेस्कोग्राफी द्वारा पादप वृद्धि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो पौधों का विकास होता है इसको बताया जा सकता है। क्रेस्कोग्राफी यंत्र का आविष्कार 1902 में हुआ था और इस यंत्र द्वारा सेकंड के 1000वें भाग तक पौधों की जो वृद्धि है उसकी गति अंकित की जा सकती है क्रेस्कोग्राफी के द्वारा। ठीक है, तो ये क्रेस्कोग्राफी हुआ। पूछ देगा तो रमन प्रभाव पूछ सकता है। तो रमन प्रभाव के बारे में आप लोग जानते ही हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम आता है, इनके नाम पे इसका नाम दिया गया। और इन्होंने महत्वपूर्ण आविष्कार किया था। इन्होंने सिद्ध किया था कि जब अणु प्रकाश को प्रसारित करते हैं तो उस समय मूल प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है, जो सिद्धांत ये कहता है। और इस परिवर्तन को नवीन किरणों की उपस्थिति में देख सकते हैं। परिच्छत प्रकाश जो होता है उसे किरणें दिखाई पड़ती हैं, वही रमन प्रभाव अथवा रमन किरणें कहलाती हैं। इसी खोज पर इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था रमन प्रभाव के लिए ही। नेक्स्ट वायरस के बारे में भी आपको पता है। वायरस एक अति सूक्ष्म जीव होता है जिसे केवल अति शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। वायरस से मनुष्यों में अनेक बीमारियां फैल रही हैं, जैसे वायरल फीवर है। इन जीवों वायरस की प्रकृति की आदि की जांच अति शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा ही संभव हो सकती है। तो वायरस के बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है फोटोन क्या होता है? तो प्रकाश सूक्ष्मतम कणों के रूप में चलता है। इन्हीं सूक्ष्म कणों को फोटोन कहा जाता है। प्रकाश जो सूक्ष्मतम कणों के रूप में चलता है तो इन्हीं को फोटोन कहा जाता है। और डॉक्टर मेघनाथ साहा एवं सत्यनाथ बोस ने फोटोन पर अनेक अनुसंधान किए हैं। जो अनुसंधान किया गया मेघनाथ साहा और सत्यनाथ बोस के द्वारा किया। जीन कोड क्या होता है? जीन कोड जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन कोड का आविष्कार किया और इस आविष्कार से जीन का रहस्य खुलने की पूर्ण संभावना है। जीन का रहस्य जो है खुलने की पूर्ण संभावना ये उन्होंने बताया था। जीन कोड में आनुवंशिक सूचना जो है द्वारा प्रोटीन संश्लेषण निर्धारित होता है। आनुवंशिक सूचना है प्रोटीन संश्लेषण निर्धारित होता है। जीन कोड के आविष्कार पर इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके लिए इनको नोबेल भी दिया गया था और जो 1968 में दिया गया था। नेक्स्ट है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी क्या होता है? हरात्मक श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हों। ऐसा बोला जाता है कि ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो हरात्मक श्रेणी कहलाती है। प्रत्येक हरात्मक श्रेणी की एक और केवल एक ही संगत समांतर श्रेणी होती है। इस श्रेणी का विकास महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम ने किया था। महान गणितज्ञ जो हमारे देश के श्रीनिवास रामानुजम का नाम आता है। हरात्मक श्रेणी के बारे में इन्होंने ही जो विकास है उसको आगे बढ़ाया था। अपसारी श्रेणी क्या कहलाता है? तो अपसारी श्रेणी पूछ सकता है कि अपसारी श्रेणी का विकास भी महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम ने ही किया था और इसके अंतर्गत जो है इन्होंने सतत भिन्नों पर संक्रियाएं की थीं और अनेक सूत्रों द्वारा सिद्धांतों को विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। यानी हरात्मक श्रेणी और अपसारी श्रेणी दोनों का जो श्रीनिवास रामानुजम जो गणितज्ञ थे हमारे देश के, इन्होंने ही क्या किया था, इसका विकास किया था और सूत्रों तथा सिद्धांतों को विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन जो थे इस लेसन के अंतर्गत उसको हमने आपको समझाया बताया।
उम्मीद है कि ये लेसन जो मैंने आपको गूगल मीट पर ये समझाया था और आज मैंने बुक से भी आपको समझा दिया, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और इससे जुड़े हुए नोट्स मैं आपको PDF बना के सेंड कर दूंगा, तो उससे आप नोट्स भी बना लेंगे। उम्मीद है कि आपको अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप ज़रूर इसको लिखेंगे। तो चिल्ड्रन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे उम्मीद है। और अभी भी जिन लोगों ने इस वीडियो को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो अगर आता है तो उसको ज़रूर देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड बाय।